दिल्ली पुलिस तक के सर मैंने डंडे खा दिया और मेरे कम से कम 1000 रुपये के तो मेरे इसमें कपड़े ही फाड़ गए। पेंशन वाले के लिए यदि सीताराम पोखरियाल को इस युग में सरदार भगत सिंह बनना पड़ेगा तो मैं अपनी जान भी कुर्बान करूंगा, पर पुरानी पेंशन का जो संघर्ष है इससे मैं कदापि वापस नहीं लूंगा, चाहे मेरी जिंदगी चल जाए। कहानी विद जगत किशोर बड़साल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे चुनाव की जो विधायक का चुनाव भी नहीं है, जो सांसद का चुनाव भी नहीं है, क्योंकि ये एक विधानसभा का चुनाव एक विधानसभा में लड़ा जाता है, सांसद का चुनाव एक संसदीय क्षेत्र में लड़ा जाता है। लेकिन एक चुनाव ऐसा है जो पूरे उत्तराखंड में लड़ा जा रहा है 1 और 2 व्यक्तियों द्वारा। उसमें उत्तराखंड के पूरे यानी 95 ब्लॉक के लोग प्रतिभाग करेंगे। अब बताइए आप कितना बड़ा चुनाव है, समझ रहे ना आप। ये निकाय चुनाव भी नहीं है और ये पंचायत चुनाव भी नहीं है, ये चुनाव है एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन उत्तराखंड का। इसमें 2 लोग प्रतिभाग कर रहे हैं जो प्रदेश अध्यक्ष की दावेदारी कर रहे हैं। 95 ब्लॉक्स, 95 ब्लॉक में प्रचार अभियान, आप सोच सकते हैं। मेरे साथ हैं उन्हीं दावेदारों में से एक सीताराम पोखरियाल, और उनसे बात करते हैं कि वो किस तरह से चुनाव को ले रहे हैं या क्या हो रहा है। बात करते हैं सीताराम पोखरियाल जी से। पोखरियाल जी, आपका स्वागत है। आपका प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव चल रहा है, ये होता क्या है, इतना बड़ा चुनाव है, कैसे होता है चुनाव? नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि आपने हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स उत्तराखंड का नाम आपके चैनल के माध्यम से उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश में ये नाम आएगा, तो बहुत मुझे गर्व है कि मेरे संगठन का नाम आपके माध्यम से बहुत आगे जाने वाला है। और इसमें लगभग हमारे 5000 मिनिस्ट्रियल कर्मचारी हैं जो कि चाहे हमारे विद्यालय से लेकर ब्लॉक से लेकर जनपद से लेकर, जनपद में डाइट्स भी हैं, मंडल दोनों गढ़वाल मंडल कुमाऊं मंडल से लेकर रामनगर बोर्ड से लेकर निदेशालय माध्यमिक बेसिक और महानिदेशालय तक के सारे 5000 कर्मचारी हमारे इस संगठन, इस महायज्ञ जो हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्रियल का है, इसमें प्रतिभाग करेंगे हम लोग। और निश्चित रूप से बहुत बड़ा एक हमारा अपने संगठन का एक महायज्ञ है। इस संगठन का उद्गम 29 अप्रैल 2004 को हमारे पूर्व में जो वरिष्ठ पदाधिकारी हुआ करते थे उन्होंने एजुकेशन मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स इसमें लिखा है। सर, ऑफिसर्स का मतलब अधिकारी, तो एक बहुत बड़ा सम्मान हमें इस संगठन में दिया है। तो मैं निश्चित रूप से हमारा ये महायज्ञ है, इसमें अधिक से अधिक संख्या आ रहे हैं, उनका मैं सभी का स्वागत करूँगा आपके माध्यम से। सर, आपका ये जो चुनाव है, ये आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ा है? मतलब एक तरफ से हम सरकार बनाते हैं तो विधानसभा वाइज चुनाव लड़ते हैं, सांसद हैं तो 5 सांसद इस प्रदेश से जाते हैं, और आपका प्रदेश अध्यक्ष इतना बड़े प्रदेश में, अब इस समय इसका चुनाव होने वाला कहाँ पर है? बिल्कुल सर, ये चंपावत जो गोलजू महाराज की भूमि है, क्योंकि गोलजू महाराज हमारे यहाँ पौड़ी में भी हमारे गोलजू का एक कंडोला ठाकुर जो कंडियों में यहाँ आए थे, तो वो गोलजू देवता का जो मूल जो वहाँ पे है, तो वहाँ पे हमारा गोलजू देवता के उस पावन भूमि में ये अधिवेशन है। और ये न सांसद का चुनाव है न विधायक का चुनाव है। आपका बहुत ही अच्छी बात है सर, 95 ब्लॉक, क्योंकि प्रतिनिधित्व पूरे उत्तराखंड का है और निश्चित रूप से सरकार की नज़र भी हम कर्मचारियों पर रहती है। पर ये बहुत ही हम जो मिनिस्टर कर्मचारी हैं, मैंने एक सामान्य कर्मचारी रूप में हम लोगों का चुनाव है, और इसमें हम केवल मिनिस्टर कर्मचारी प्रतिभाग करेंगे। और हमारा पूरा उत्तराखंड के इसमें सभी मिनिस्टर कर्मचारी हमारे भाई बहनें हमारे उत्साहित हैं कि हम किस तरह से गोलजू देवता की भूमि चंपावत जाएँ। सीताराम पोखरियाल जी, आप प्रदेश अध्यक्ष के दावेदार हैं, अपने बारे में कुछ बताइए। हाँ सर, बहुत बड़ी बात सर। मैं वास्तव में पहले तो मैं आपको पुनः धन्यवाद करूँगा कि आपने हमारी बात को, हमारे संगठन को बढ़ावा बहुत ऊँचे मैंने अपने चैनल के माध्यम से चला रहे हैं। सर, मैं सीताराम पोखरियाल सर, और मेरा पाबो ब्लॉक का पौड़ी जनपद के पाबो ब्लॉक का रहने वाला हूँ। और बचपन से मेरी शिक्षा दीक्षा पढ़ाई यहाँ पौड़ी के जो ये हमारे विद्या मंदिर से लेके और ये हमारे पौड़ी के जो विद्यालय हैं, हम बहुत ही सामान्य परिवार से हैं। और मेरा मुख्य, हम 4 भाई 1 बहन है, और पिताजी के स्थान पर मैं नियुक्त हुआ हूँ और माँ जी देहरादून में है। और तो यही है मेरा छोटा सा परिचय है, और हम लोग सामान्य परिवार से रहने वाले सर। आप अभी तक इस संगठन में, क्योंकि जितना मैंने आपको जाना है, जितना मैंने आपको देखा है, आप बहुत सारे पदों पे काम करते हैं और बहुत हमेशा जुझारूपन से आपने काम किया है। किन किन पदों पे काम किया आपने अभी तक? सर, निश्चित रूप से आप एक बड़ी बात है सर। मैं 2006 में मैं पिताजी की जगह नौकरी लगा, और उसके बाद हमारे वरिष्ठ साथी हमारे साथी थे, तो उन्होंने मैं 2007 में मैं प्रचार मंत्री के रूप में अपने जनपद कार्यकारिणी में रहा। और उसके बाद 2009 से और 2011 तक मैं जनपद सचिव के रूप में यहाँ पे पौड़ी में कार्य किया। इसी बीच मैं मंडल के सचिव में आम सदस्य ने कहा कि तुम काफ़ी संघर्ष रहा मेरा लोग अधिकारियों से बात करने का, या मान्य मंत्रीगण विधायकगणों से मैं बात करने का, तो जनपद से सीधा मेरे को हमारे पूरे गढ़वाल मंडल के साथियों
द्वारा मुझे मंडल में पहली बार मैं चुनाव लड़ा हूँ सर, पहली बार मैं चुनाव लड़ा हूँ और उस चुनाव में मैंने पहली बार में लड़ा हूँ। और उसके बाद आपको विश्वास दिलाता हूँ सर कि 2012 से लेके 2022 तक मैं लगातार मैं मंडल सचिव के रूप में रहा और उस कार्यकाल का हर दिन हर हमारे साथी मिनिस्टर परिवार के जो हमारे भाई बहन हैं वो मुझे उस संघर्ष को देखते हुए मुझे आगे के लिए उन्होंने आमंत्रित किया है। पोखराज साहब, आप विभिन्न पदों पर रहे हैं, वर्तमान पे किस पद पे हैं जिस पे आप काम कर रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको ओपीएस के लिए जूझते देखा है, तो क्या पद है आपके पास इस समय जो कर रहे हैं? सर ओपीएस का जो मैंने एक प्रदेश महामंत्री का पद तो लिया है सर, पर वो निश्चित रूप से एक कांटों का ताज है सर। हाँ। क्योंकि उस कांटों को ताज के पहन के मैंने कम से कम कि जो नहीं हो सकता था वो भी हुआ है। पुलिस के, उत्तराखंड पुलिस के हो, चाहे कर्णप्रयाग पुलिस के हो, विधानसभा के घेराव के टाइम हो, चाहे दिल्ली पुलिस तक के सर मैंने डंडे खा दिया और मेरे कम से कम हज़ारों रुपये तो मेरे इसमें कपड़े ही फट गए सर। इस तरह की मतलब वो तो कांटों का ताज है। मेरी पुरानी पेंशन मतलब क्यों? क्योंकि वो मेरा एक ऐसा बिंदु हो गया कि मैं अपने को लेके जा रहा हूँ। क्योंकि उत्तराखंड के इसमें लगभग 92,000 कर्मचारी है और मैं ये सोचूंगा कि जब मैं वो पुरानी पेंशन जो हमारी बंद हुई है वह एनपीएस जो लागू है तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं एनपीएस कर्मचारी हूँ। मैं ये नहीं सोच रहा कि मैं सोच रहा मैं एनपीएस हूँ। तो ऐसी हर कर्मचारी उत्तराखंड का सोच रहा है कि वो प्रत्येक उसका कर्मचारी उसका प्रदेश महामंत्री है, उसका मैं भी प्रदेश महामंत्री सर। पुरानी पेंशन नहीं, आपको नहीं लगता कि ओपीएस की लड़ाई लड़ते लड़ते आप अपनी भी जान खतरे में डाल देते हैं? निश्चित रूप से सर, मैं ये बड़ी बात कही सर कि जब मैं आंदोलन की बात आती है पुरानी पेंशन की, तो मैं जब देखता हूँ कि हमारे साथ जो हमारे वरिष्ठ साथी हैं, क्योंकि सरकार ने जब हम पुरानी पेंशन में हम जब नौकरी लगे थे तो उनसे हमारे वरिष्ठ साथियों ने भी कहा कि तुम करोड़पति बन जाओगे रिटायरमेंट। हमारे घर में भी जो हमारे शिक्षक अपने भाई बहन जो उन्होंने कहा कि तुम बहुत अच्छा है तुम्हारा तो ठीक हो, हम तो जीपीएफ वाले। पर अब जब धीरे धीरे हमने देखा कि जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनके हमने डॉक्यूमेंट्स देखे तो उसमें 800, 900, 1200 से ज़्यादा उनकी पेंशन ही नहीं है और जो उनका जमा पैसा है वो शेयर मार्केट में डूबा है। तो जब वो देखा हमने तो 2008-9 से हमने अपने संघर्ष को तेजी लाए और आज पूरे देश में पुरानी पेंशन की जो आवाज़ गूंजी है आपने देखा होगा सर। कहीं ना कहीं हम सरकार कर्मचारी सरकार के हाथ पैर होते, पर आज हम क्योंकि बुढ़ापे से जुड़ा विषय है तो हम सरकार के साथ भी लड़ते रहते हैं। क्योंकि हम देखना चाहते हैं एक घर में भी अगर 2 भाई है, एक को ज़्यादा मिल रहा है एक को कम मिल रहा है तो वहाँ पर भी लड़ाई होती है। तो हमारा ये कहना है कि जब एक दिन का विधायक, एक दिन के सांसद और तमाम ये मंत्री मानगण ले सकते हैं तो कर्मचारी जो 30, 34, 35 साल सेवा करने के बाद उसको जो बुढ़ापे की जिसके जो कि संवैधानिक अधिकार है उसे वो छीना गया। तो इसलिए हम सब लगातार संघर्ष करें और मैं इसके लिए मैंने आपके माध्यम से मैं पूरे उत्तराखंड नहीं देश के कर्मचारियों को मैं अवगत कराऊंगा, आश्वस्त करता हूं कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए यदि सीताराम पोखरियाल को इस युग में सरदार भगत सिंह बनना पड़ेगा तो मैं अपनी जान भी कुर्बान करूंगा। पर पुरानी पेंशन का जो संघर्ष है इससे मैं कदापि वापस नहीं लूंगा सर, चाहे मेरी जिंदगी चल जाए सर। पोखरियाल जी, आपका समर्पण और जुझारूपन हम भी उसको सलाम करते हैं। क्या ऐसा है कि प्रदेश अध्यक्ष यदि आपका चयन होता है तो उसके बाद ये लड़ाई और भी तेज होगी? सर बिल्कुल सर, क्योंकि पुरानी पेंशन है सर, ये थोड़ा हमारा एक बुढ़ापे से जुड़ा विषय है। हमारा एजुकेशन मिनिस्टर के हमारा तमाम बिंदु है, उन बिंदुओं पर मैंने बहुत प्राथमिकता से काम करना है। और पुरानी पेंशन का जो मुद्दा है ये 2027 तक है सर, क्योंकि 27 तक हम भी सोच रहे हैं अभी जवानी हम भी लड़ लेंगे मर लेंगे, क्योंकि बहुत नुकसान हो चुका है सर। मेरे घर से बहुत टेंशन रहती है सर, बहुत परिवार में कई बातें आती है कि जिस कारण मुझे इस संघर्ष से थोड़ा सा मुझे सोचना पड़ता है। पर जब मुझे याद आती है कि मेरे से 95,000 जो हमारे उत्तराखंड के कर्मचारी जिनकी मुझसे अपेक्षा है, उम्मीद है कि सीता भाई तुम पेंशन दिलाओ, सीताराम तुम पेंशन दिलाओगे, तो मुझे तब मैं अपने घर परिवार को भूल जाता हूँ। और मेरा केवल ये संघर्ष रहता कि 2027 से पहले मैंने 26 जून का महीना रहेगा सर, 26 जून तक सरकार के पास टाइम है, क्योंकि वो हम उनके हमें परिवार के हम उनके परिवार के हमें वो हमारे गार्जियन है और वो निश्चित रूप से सरकार के साथ हम कंधे से कंधे मिला के खड़े रहते हैं। आपने देखा होगा सर कोरोना के टाइम पे जब मान्य विधायक, मान्य सांसदगण, मंत्रीगण, तमाम आला अधिकारीगण अपने घरों में टीवी में केवल मृत्यु का आंकड़ा गिने थे, उस समय मेरे स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी, पुलिस का कर्मचारी और शिक्षा विभाग का टीचर और हर आदमी हमारा कर्मचारी सड़कों में था, उन्होंने अपनी जानें तक दी है सर। और उसके बाद जब उनके बुढ़ापे की बात है, अभी पुलिस के देखो सर इतनी गर्मी है, हमारे पुलिस कर्मचारी सड़कों में खड़े हैं। अगर जब हम इतना संघर्ष करें तो आखिर हमसे ये बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन है। आप समझ सकते हैं सर कि आजकल बुढ़ापे में आजकल जो संस्कार है, आजकल खुद ही माँ बाप को कोई नहीं पूछ रहा। और जब हम ही इतना नहीं कर पा रहे तो हमारे आने वाली पीढ़ी क्या पूछेगी? वो तो हमें घर के धक्का मारेगी। तो पेंशन रहेगा कम से कम बुढ़ापे में एक ATM जो हमारी पेंशन आएगी तो बहू भी हमारी सेवा करने के लिए एक बार सोचेगी कि यार बुढ़ा जी को पेंशन मिलने, तो कहीं ना कहीं वो हमारे प्रति थोड़ा उनकी भावना रहेगी। अगर पेंशन नहीं मिलेगी सर, 1000, 1200 मिलेगी सर, हम किसी कार्यक्रम शादी ब्याह में भी नहीं जा सकते। कब
अब क्या करेंगे सर, हम अब जवानी तो हमारे कट जाएगी, बुढ़ापे में हम कहाँ जाएंगे सर। इसलिए मैं पुरानी पेंशन के लिए सरकार से अनुरोध करूंगा आपके माध्यम से सर कि पुरानी पेंशन बहाल कर दो। और कहीं ना कहीं हम नहीं चाहते कि कोई लड़ाई लड़े या संघर्ष करें, और ये संघर्ष होगा तो कहीं ना कहीं आप सीताराम कुर्बानी के टाइम पे 27 से पहले विधानसभा चुनाव कहीं ना कहीं सरकार लेके नुकसानदायक हो सकता है सर। पोखराज जी, आपको नहीं लगता कि आप बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और बहुत कुछ कर गुजरने के लिए तैयार हैं ओपीएस के लिए? ऐसा क्या लगता है, इतने हमारी सरकारें हैं, इतने हमारे विधायक हैं, हमारे सांसद हैं, सब इस पे काम कर रहे होंगे? सर आपकी बात बिल्कुल सही है सर। अभी मैं पुनः कह रहा हूँ सर, जवानी है, जवानी में संघर्ष करेंगे तो बुढ़ापे मिलेगा। क्योंकि हमारा कहना यह है कि जो हमारा संवैधानिक अधिकार पुरानी पेंशन है, ये हमसे छीना गया है सर। क्योंकि माने विधायक कई हमारे सांसद ऐसे कह रहे हैं कि ये तो कोई रेवड़ी नहीं है, कोई कह रहा है कि इससे वित्तीय नुकसान हो जाएगा। मैं आपको आपके माध्यम से बताऊं सर कि हमारे वर्तमान में 1 अक्टूबर 2005 से 36 अरब 42 करोड़ रुपए कर्मचारियों के जमा है सर शेयर मार्केट में, और 48 अरब 33 करोड़ रुपए सरकार के जमा है सर शेयर मार्केट में। अगर वो 43 और 36 मिला के लगभग मैंने लगभग 92 अरब रुपए, अब 92 अरब रुपये अगर सरकार अपने राहत अपने कोष में रखती तो कहीं नहीं कि उससे विकास कार्य होते सर। हमारा तो ये कहना है कि जो वहाँ शेयर मार्केट में हमारा पैसा डूब रहा है उसको सरकार अपने पास रखे। और सरकार का सर मैं आपके बता रहा हूँ सर कि सरकार का कोई मान्य विधायक जी हैं सर, मान्य सांसद जी हो, चाहे मान्य मंत्री जी हो या मान्य मुख्यमंत्री हो, मान्य विधायक गणों को हमें कम से कम सीताराम के पूरी टीम हमारे उत्तराखंड में सब जगह जगह काम करे सर। कई मैंने हमने 5 या 6 बार प्रत्येक विधायक को हाथ पकड़ के दिया सर। मेरी सोशल मीडिया फेसबुक पर भी देख लिया सर, मैं आपको प्रूफ भी दे दूंगा। कोई मान्य मंत्री ऐसा नहीं है कि जिनको 9 बार 10 बार उनके घरों में जाके पहले आप ये सोचो सर कि हम तो ज्ञापन गुलदस्ता भी देते हैं, ज्ञापन भी देते हैं, उसके बाद अनुरोध भी करते हैं, उसके बाद आंदोलन भी करेंगे। मान्य मंत्रीगण हो, मान्य मुख्यमंत्री हमारे, चाहे वो हरीश रावत जी की सरकार, हरीश रावत जी है, चाहे त्रिवेंद्र रावत जी है, तीरथ रावत जी हैं, चाहे हमारे अभी वर्तमान आदरणीय पुष्कर धामी जी से 5 बार मिल गए सर। आदरणीय धामी जी ने तो यहाँ तक कि इसके लिए एक समिति बनाई, समिति ने स्पष्ट कर दिया सर। आपको बताऊं सर, आपके माध्यम समिति ने कहा कि ये केंद्र का विषय नहीं बल्कि राज्य के विषय है। शत्रुघ्न सिंह जी की समिति में उनमें हमने अपने पूरे तथ्य रखे। माननीय शत्रुघ्न समिति में जो निष्कर्ष निकला उसमें ये निकला कि ये केंद्र का नहीं बल्कि राज्य के विषय है। जब वो निकला उसके बाद सीधा राजस्थान में पुरानी पेंशन बहाल हो गई। समिति का निर्णय उत्तराखंड में, और क्योंकि मैं समझ सकता हूँ उत्तराखंड में अब दिल्ली में की सरकार होने के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी पर दबाव पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर सरकार माननीय मुख्यमंत्री से कि आप हमारी आवाज़ जो 92,000 है, हमारे 92,000 कर्मचारी के साथ साथ एक घर में सर 5 एक कर्मचारी हमारे एक घर में माने परिवार पल रहे एक आदमी के, तो 5 9 5 45 5 लाख हमारे उत्तराखंड में कम से कम कर्मचारी के परिवार है सर। तो हम ये धामी जी सरकार से अनुरोध करेंगे कि हमें पुरानी पेंशन जो बुढ़ापे की लाठी है इसको हमको दे दो साहब, दे दो। हम अनुरोध कर रहे हैं, अनुनय करें, विनय करें तो कहीं ना कहीं आंदोलन करेंगे, तो आंदोलन में कहीं ना कहीं मेरा संघर्ष होगा, संघर्ष में लड़ाई होगी। और ये बता दूं सर, उत्तराखंड पुलिस तो थोड़ा एक बार कई बार मैंने उनके साथों छिना जैसे कपड़े तक ही फटते हैं, और दिल्ली पुलिस राकेश शुक्ला ने सर जिस तरह मैं दिल्ली पुलिस में राकेश शुक्ला ने जिस तरह मारा मुझे सर, मुझे बहुत दुख है कि उस आदमी को पुरानी पेंशन चाहिए। वो कह रहा मुझे नहीं चाहिए पर तू यार कैसा कर। मैंने कहा मैं दिल्ली जंतर मंतर पैदल जाऊंगा। मैंने कहा मैं पैदल का मेरा कार्यक्रम था, 265 किलोमीटर पैदल गया सर। मेरी टीम गई है सर। हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है सर कि मैं ये बोलूँगा कि मैं पैदल जा रहा हूँ। पैदल इसलिए क्या कि मैं बुढ़ापे के मेरे 92,000 जो उत्तराखंड के कार्मिकों की जो पीड़ा थी, जो हमारे प्रदेश के राष्ट्र के कर्म की पीड़ा, उनकी पीड़ा लेके मैं पैदल जंतर मंतर गया था। अब दिल्ली पुलिस में जो राकेश शुक्ला सर और डबल स्टार थे, रात भर इन्होंने हमें क्या करा। जब मैंने घबरा गया, मैंने कहा मैं लाल किला में जाके वहाँ मैं मुर्दाबाद करूँ, तब इन्होंने क्या करा, जिस होटल में हमको रखा सारे रात भर इनके चारों तरफ से पुलिस का घेरा लगा दिया और सुबह हमको उठा के वहाँ जंतर मंतर छोड़ दिया। परंतु मैंने अपना संघर्ष नहीं छोड़ा। अब मैं उत्तराखंड सरकार से मैं अनुरोध करूंगा, अनुनय विनय करूंगा। 2026 तक मैं जून तक मैं समय, उसके बाद संघर्ष चलेगा तो आर पार ही होगा सर। अब पोखराज जी, आपका जोश देखते ही बनता है। इसके उलट मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे कि हम देखते हैं कि सरकार जो है बहुत सारे नियम लागू करती है कर्मचारियों को मद्देनजर रखते हुए, जनहित में जो होते हैं कि कर्मचारी समय पे अपने कार्यों पे नहीं जा रहा है या अपने कार्यों को बखूबी नहीं निभाता है, ऐसे भी बहुत सारे निर्णय सरकार लेती है। आप एक कर्मचारी हैं, ऐसे जब निर्णय आएंगे तो आपका संगठन किस रूप में देखता है? क्या वो अपने आप को, वो जनता को प्राथमिकता देता है या अपने संगठन को प्राथमिकता देता है या सरकार की बात को प्राथमिकता देता है? कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल सर, कर्मचारी सबसे पहले तो आदर्श आचरण नियमावली के तहत बंधा हुआ है। कम से कम 10 से 5 उनको ड्यूटी करनी है।
10 से 5 ड्यूटी करनी है, अवकाश उसके बाद पूरी पर्याप्त है, सब कुछ पर्याप्त है, समस्याएं आती हैं कोई बात नहीं। हमारा ये कहना है कि जो कर्मचारी लापरवाह है, कार्य में उदासीनता करते हैं, कई प्रकार के इस प्रकार के भी हो सकते हैं, परंतु उनका हम भी उनके पक्ष में नहीं कहेंगे, क्योंकि काम करेंगे तभी जाके राज्य हो चाहे आम जनता हो चाहे किसी मैंने विकास की बात करें तो निश्चित रूप से सरकार अगर विकास के संबंधी शास्त्र देश निकालती है तो हम उनको स्वागत करते हैं। और कई ऐसी प्रकार के होते हैं, जैसे हमारे अभी बायोमेट्रिक की बात करें तो उसमें बायोमेट्रिक में ये व्यवस्था है कि 10 से 5 ऑफिस आना है, तो निश्चित रूप से मिनिस्टर कर्मचारी है, उसको ट्रेजरी भी जाना है, बैंक भी जाना है, ऑफिस वित्त ऑफिस में भी जाना है, जनपद में भी जाना है, मुख्यालय में, क्योंकि मिनिस्टर कर्मचारी काम होता है कि विद्यालय में छात्र छात्राओं के जो सूचना है उसके संबंध में, या फिर छात्रवृत्तियों के संबंध में, या शिक्षकों के सेवा संबंधी प्रकरण हो, जीपीएफ संबंधी प्रकरण हो, उनके सेवा संबंधी निष्कारण, ये सब लगभग स्कूल से नहीं हो पाते हैं, वो उसके लिए मुख्यालय जाना पड़ता है, ब्लॉक मुख्यालय। तो कम से कम इतना हो कि वो अधिकारियों से सामंजस्य बना के एक टाइम बने। पर ये भी मैं नहीं कहूँगा कि अगर कोई ऊपर से कोई सरकार ने कोई एक जनहित में कोई आदेश जारी किया है और उसका कर्मचारी विरोध करे, मैं भी इसका भी पक्षधर नहीं हूँ। और जो सरकार अच्छे काम करेगी उसका बिल्कुल स्वागत करेंगे, और अगर कहीं पे ऐसी बात है तो कर्मचारियों का भी कहीं ना कहीं उनको भी अपने इस पर ध्यान देना चाहिए। पोखरियाल साहब, आप जो है बहुत लंबे समय से कर्मचारियों के नेता के रूप में अपने आप को आपने स्थापित किया है। अक्सर देखा जाता है कि जो सरकारें रहती हैं कर्मचारी ठीक उसके उलट रहते हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा तो सर है नहीं, क्योंकि सरकार जो भी जनहित के कार्य करते हैं, अगर कर्मचारियों के लिए जो लाभ के काम करते हैं तो निश्चित रूप से कर्मचारी तो उनके हाथ पैर है। मैं अभी भी पुनः कह रहा हूँ कि जो जितने विकास कार्य जब हम लोग आप ऊपर से एक शासन हो जाता है, शासन सचिवालय में कर्मचारी करते हैं, उनका क्रियान्वयन भी जनपद और निदेशालय में अधिकारी कर्मचारी करते हैं। तो ऐसा नहीं कि कर्मचारी जो भी मतलब अभी विपक्ष की बात नहीं, हम तो केवल सरकार के हाथ पैर है। जो भी सरकार है चाहे किसी भी पार्टी के रहे, हमको वही काम करना जो सरकार कहेगी। अब सरकार हम जो इस समय वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उनके जो भी आदेश होंगे उनका हम वो करेंगे, पर जहाँ पे वो कर्मचारी के विरोधी आदेश निकलेंगे तो सर विरोध तो हमको करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार अधिकारी का काम होता है नियम से करना और पदाधिकारी का काम होता है नियम से करवाना। तो हम ये कहेंगे कि नियम से करना है उन्होंने भी और हमने भी नियम से करवाना है। ऐसा नहीं कि हम गलत काम के लिए अधिकारी पर जोर मारे या सरकार पर जोर मारे, ऐसा नहीं है सर। पोखरियाल जी, एक बात पूछनी थी आपसे कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, हर लंबे समय से लड़ते आ रहे हैं, आपके पास जॉब है, स्वाभाविक तौर पे ऐसा क्यों नहीं हुआ कि आपने एक आराम से अपनी ज़िंदगी जीने का मकसद क्यों नहीं बनाया आपने कि मेरे को ना सैलरी मिल रही है, मैं भी अपने बच्चों के साथ घूमूं फिरूं? आप कर्मचारियों के हित के लिए क्यों लड़ रहे हैं सर? मैं सबसे पहले सर मेरे दिमाग में ये बात आती है कभी कभी कि हमारे जो बॉर्डर में जो हमारे सैनिक हैं, वो सैनिक इस समय बर्फ़ में बंकरों में किस तरह से अपनी सेवाएं देश के लिए हम लोगों रक्षा के लिए कर रहे हैं। तो मैं उनसे प्रेरणा ले रहा हूँ कि अगर जब हम कर्मचारियों के प्रतिनिधि बने हैं तो जब शुरू में बढ़े तो धीरे धीरे उसके बाद समस्याएं मेरे पास लोगों ने करा, कई बातें आई सर। जैसे हमारे मृतक आश्रित में थे कि उनको प्रथम में नियुक्ति मिलती थी, दुर्गम दूरस्थ भेज देते थे, छोटे छोटे बच्चे थे उनको दूर चले जाए, उसके बाद विषण हो जाते थे, कोई कई की समस्याएं माँ से बहनों से दूर हो जाता, घर में पहाड़ गिरा हुआ। तो हमने ये चीज़ें देखी, समस्या है जो हमारे सिंगल पेरेंट माँ बहनें हैं, जो कई हैं बहनें हैं जिनकी क्या कहते हैं अचानक 30-35 साल में उनके पति एक्सपायर हो गए, वो बेचारे उनके छोटे छोटे बच्चे, वो इस तरह की स्थितियाँ। हमारे पास तमाम हमारे जो अधिकारियों के जो जितने भी नियम है उसके इतर जो मैंने शास्त्र निर्देश स्पष्ट है, उसके बाद उनको उन अधिकारों से हनन करना, कई बातें थी जिसके कारण मेरे को लगा कि मुझे संघर्ष करना पड़ेगा। और सब रोक रहा हूँ आपको जी। सरकार जो हम देखते हैं बीच में बहुत सारे निर्णय कर्मचारियों के हित में लेती आ रही है और लगातार लेती आ रही है। जब से छोटे छोटे प्रदेश बने हैं तब तो मुझे लगता है कि कर्मचारियों की तो बल्ले बल्ले है। मतलब जिस पद तक उत्तर प्रदेश में जब उत्तराखंड हुआ करता था, जिस पद पर आदमी पहुंचने की कल्पना नहीं कर सकता था, आज आदमी उस पद से ऊपर भी पहुंच जा रहा है। अभी आपके यहाँ भी बहुत अच्छा एक मुख्य प्रशासनिक अधिकारी आपको दिया है जो यहाँ जो मिलता ही नहीं था कभी जो ग्रेड। तो फिर भी आप लोग थोड़ा नाराज से रहते हैं सरकार से, ऐसा क्या बात है? सर बहुत बड़ा क्वेश्चन किया, और मैं वास्तव में सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हमारा एजुकेशन में उत्तरांचल मिनिस्टर फेडरेशन के माध्यम से 5400 ग्रेड पर राजपति पद हो गया सर, और उसके नीचे एक 4800 का वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी बना। तो निश्चित रूप से सरकार की सराहना है सर इसमें कि वो हमारे इन पदों पे माने कम से कम उन्होंने मतलब इन पदों को रखा है सर। परंतु वो संघर्ष के बाद हुआ, जो भी हमने संघर्ष किया, पढ़ते हैं कि टेबल टॉक बात की, सरकार से हमारी बातें चली तो सरकार ने समझा कि यार ये इस पद के लिए थे तो उन्होंने करा। परंतु सर वहीं पे एक तरफ सरकार ने
सोचा कि यार ये कर्मचारी इस लायक है। वहीं दूसरी तरफ हमारे अधिकारी सर निदेशालयों में तमाम हमारे विभिन्न जहाँ जहाँ अधिकारी बैठे हैं, उनका केवल ये रहता है कि किस तरह से मिनिस्टर कर्मचारियों का शोषण किया जाए। इनको मैंने बहुत उनकी हमारी तरफ बहुत उनकी नज़र हमारे प्रति बहुत ही नकारात्मक है, क्योंकि मैंने देखा हमारे विभाग में लोक सृजन अधिकारी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को बना दिया। अब आप थोड़ी सी बात है सर, लोक सृजन अधिकारी बना दिया और वित्तीय पावर और नीतिगत प्रोग्राम में कहीं उसका हस्तक्षेप नहीं है। और इधर कह दिया कि राष्ट्रपति अधिकारी सरकार ने बना दिया, गलत नोटिफिकेशन राज्यपाल की स्वीकृति सर। आज विभाग के अधिकारी केवल और केवल जो गलत लोक सृजन अधिकारी बना दे, क्यों? क्योंकि 25,000 जुर्माना वहाँ पड़ जाएगा। अब जहाँ पे लाभ का पद है वित्तीय और नीतिगत, वहाँ पे खुद अपने अधिकारी उनके साइन कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं विसंगतियाँ हैं। और हम कहते हैं सर कि हमारा मुख्य प्रशासनिक 5400 ग्रेड पे का मुख्य प्रशासनिक, उसको उप निदेशक उप शिक्षा अधिकारी खंड से 10% हम कोटा सरकार से मांग रहे हैं, क्योंकि उसमें ये फायदा है सरकार का सर कि हम नया उप शिक्षा नया खंड शिक्षा अधिकारी लाते हैं तो 1.5 लाख तनख्वाह देनी पड़ेगी और उसको ट्रेनिंग में भी लाखों रुपए खर्चा होगा। और यह मुख्य प्रशासन जो जिंदगी भर उसने फाइलों में चला है और 30-35 साल के बाद पूरी जानकारी के बाद उसको केवल 2-3 हज़ार रुपये का फायदा होना है, तो क्यों ना हम कह 10% इसमें पदोन्नति ले लो भाई, पदोन्नति से लाओ उसको, या किसी भी माध्यम से 10% लाएंगे तो सरकार का कहने के वित्तीय नुकसान नहीं होगा। तो मैं यही कहूँगा सर कि माननीय सरकार से मेरे अनुरोध रहेगा कि ये 10% उप शिक्षा अधिकारी पदों पर पदोन्नति दी जाए। पोखरियाल सर, आपके चुनाव की तरफ जा रहा हूँ। आपका चुनाव कुछ ही दिनों में संपन्न होना है। अगर मैं ये कहूँ कि सीताराम पोखरियाल की कुछ विशेषताएं हैं तो क्या हैं? सर विशेषताएं तो सर क्या होनी है, आम सदस्य मैं भी हूँ, परंतु मैं जनपद पौड़ी का एक महामंत्री था, उसके बाद 3 बार मैं गढ़वाल मंडल में महामंत्री रहा। तो उसके साथ में मैं इस समय वर्तमान में उत्तरांचल म्यूनिसिपल फेडरेशन एसोसिएशन का मैं गढ़वाल मंडल का अध्यक्ष भी हूँ। और पुरानी पेंशन का संघर्ष आप देख ही रहे सब विशेषताएं तो ऐसी कुछ नहीं है, पर ये है सर कि मेरे अंदर एक जिस बिंदु पर मैं चलता हूँ सर, उस बिंदु में मैं ईमानदारी से लड़ता हूँ। और आम सदस्य सर, मैंने अपने गढ़वाल मंडल में सर जब मैं कार्यकाल था मित्रकाशी में सर कई चीज़ें होती थी, उसमें विसंगति आदि टेस्ट होते थे, ये बहुत दिक्कतें होती थी। उसके बाद हमने उनके टेस्ट खत्म कराए, हमने समस्त गढ़वाल मंडल में सभी कार्मिकों के समय से सर 1 जुलाई को 30 जून को भर्ती दिवस खत्म होता है और 7 जुलाई को हमारे टाइम पे सर हम लिस्टें निकाल देते थे प्रमोशन की, इस तरह करने की तमाम। कोई ऐसा प्रकरण नहीं जो हमने रोका हो। तो मेरी खासियत तो कुछ नहीं है, पर आम सदस्य जो मेरे साथ जुड़ा, जो पिथौरागढ़ से लेके मुंशियारी से लेके धारचूला से लेके बाराकोट से या उधम सिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार और फिर चंपावत, क्या कहते हैं उत्तरकाशी, टिहरी, सारे उत्तराखंड के सर साथियों को जो फ़ोन आ रहा है सर, प्यार जो अभी आप देख रहे हैं सर लगातार फ़ोन बज रहा है, तो कहीं ना कहीं उनका जो विश्वास है उस विश्वास को मैं एक बार प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आऊँ तो कहीं ना कहीं मैं अपने मिनिस्टर समर के परिवार को मैं एक नई ऊंचाई तक उत्तराखंड में लाऊंगा। पूरे उत्तराखंड में केवल एजुकेशन मिनिस्टर एसोसिएशन का नाम रहेगा, ये मेरा सपना है। और यही मेरे सर विशेषता है कि मैं अपने संगठनों को मैं पूरा मतलब एक सम्मान देने की स्थिति में लाना चाहूँगा सर। चलिए, हमारी भी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको कि आप भी आपने जिस लक्ष्य के लिए आपने चुनाव लड़ रहे हैं वो आपका लक्ष्य पूर्ण हो। आपका जुझारूपन तो यहाँ पर मुझे लगता है मेरे सभी दर्शकों ने देख लिया है। पुनः हम सभी आपको शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। ये थे हमारे साथ जो इस समय वर्तमान में जो चुनाव चल रहा है, एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर एसोसिएशन उत्तराखंड का जो चुनाव संपन्न होने वाला है कुछ ही दिनों में, शायद 17-18 जून को। उसके जो एक दावेदार हैं सीताराम पोखरियाल जी, वो हमारे साथ थे। उनकी बहुत सारी बातें हमने सुनी। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।